इस और समाप्ति कार्यशाला में यहाँ उपस्थित शिक्षकगण सभी को मेरा नमस्कार, सभी को नमस्ते। जैसा कि मेरा आज का टॉपिक है, विषय है भाषा शिक्षण। या अपने जीवन में जो भी काम करते हैं उसमें सबसे बड़ी भूमिका यदि किसी की है तो वह भाषा की है, क्योंकि हम भाषा के बिना न तो कुछ पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, न तो हम अपनी भावनाओं को किसी के सामने व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं जो भाषा किसको कहते हैं। तो संस्कृत भाष धातु है जिससे भाषा शब्द बना है। तो भाष धातु का अर्थ होता है भावनाओं को व्यक्त करना। जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो उसी का नाम है भाषा। वैसे गीता में कहा गया है जो भाषा कैसी होनी चाहिए, तो धर्म प्रदान भाषा। जब हम भाषा को वाणी के रूप देते हैं, बोलते हैं, चाहे कोई भी भाषा हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, मैथिली हो, तो वो धर्म से युक्त होना चाहिए। इसका अर्थ होता है जो भाषा में सरलता, मधुरता होना चाहिए। जो हम जिसको कह रहे हैं उसे सुनने में अच्छा लगे। इसके बाद हम जानेंगे और भाषा का अर्थ। यहाँ पर भाषा का अर्थ है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। हम यदि किसी को कुछ कहना चाहते हैं या कोई भी सब्जेक्ट जाते हैं पढ़ाने के लिए बच्चों के बीच, चाहे वो विज्ञान हो, सोशल साइंस हो, गणित हो या लैंग्वेज का कोई सब्जेक्ट हो, तो हम पढ़ाते हैं उसको भाषा से ही पढ़ाते हैं। तो वहां पर हम अपनी भावनाओं को बच्चों के सामने व्यक्त करते हैं, तब जाकर बच्चा वो गणित या विज्ञान समझता है। तो इसी को भाषा कहते हैं। भाषा 3 प्रकार के होते हैं: कथित भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। अब यहाँ पर हम जानेंगे जो कथित भाषा किसको कहते हैं। तो जो पुस्तकों में लिखा हुआ है, जो पुस्तकों में लिखा हुआ है या हम अपने नोटबुक में लिखते हैं, उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। इसके बाद कथित भाषा, जब हम आपस में बातचीत करते हैं, बताते हैं, तो उसको हम कहते हैं कथित भाषा। और तीसरी जो भाषा होती है वो सांकेतिक भाषा होती है। जब हम कहीं पे बोल नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, तो वहां पर हम संकेत देते हैं, इशारा करते हैं। जहां पर ये दोनों हम नहीं कर सकते हैं, न तो बोल सकते हैं न तो लिख सकते हैं, तो वहां पर हम संकेत करते हैं, हाथ से इशारा करते हैं, तो आप बैठ जाइए या उठ जाइए या बोलिए, तो उसको हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। वैसे भाषा का 4 प्रमुख भाग होता है: परा, पश्चन्ते, मध्यमा और वैखरी। उसमें जो परा और पश्चन्ती भाषा होती है वो सामान्य मनुष्य के पास नहीं होता है, वो ऋषि मुनियों के पास होता है। इसके बाद जो तीसरी है मध्यमा और वैखरी। तो मध्यमा और वैखरी जो कि हम लोगों के पास होती है। तो मध्यमा भाषा कब होती है, तो जब कोई बात हमारे मन में, चित्त में जब तक स्थिर है तो उसे हम कहेंगे मध्यमा, और जब उसी को हम अपने वाणी से निकालते हैं तो उसको कहते हैं वैखरी। लेकिन मध्यमा और वैखरी में अंतर क्या है? तो मध्यमा चिरजीवी है, वो लंबे समय तक हमारे हृदय में स्थिर रहता है। लेकिन वैखरी जब हम उसी वाणी को बोलते हैं, भाषा को बोलते हैं, तो वो चेंज हो जाता है वैखरी में। लेकिन वैखरी क्या होता है? तो वो क्षण भंगुर है,
मीन्स क्षण में नष्ट होने वाला। तो यहाँ आते हैं, 3 प्रकार होते हैं, कथित, लिखित और सांकेतिक भाषा, जिसका हम लोग अर्थ जान गए हैं। उसके बाद भाषा के साथ साथ है शिक्षण। शिक्षण का अर्थ होता है सीखना। यह एक प्रक्रिया है, या हम कह सकते हैं कि एक माध्यम है, जिसकी सहायता से इस बात पर बल दिया जाता है कि बालक को किस प्रकार से पढ़ाया लिखाया जाए, जिससे बालक भाषा को प्रयोग करना सीख सके। जब भाषा शिक्षण की बात आती है तो सबसे पहले हम बच्चों को सिखाते हैं वर्ण। वर्ण होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, जैसे अ या क या ए या बी बोले, तो ये वर्ण है। भाषा का ये वर्ण होता है जिसका कोई अर्थ नहीं है। जब यह वर्ण समूह बनता है तो उससे अर्थ आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चों को वर्ण के बारे में बतलाएंगे। वर्ण से क्या बनेगा, शब्द बनेगा, और शब्द से क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। तो जब वाक्य बनता है तब उससे उसका अर्थ निकलता है। तो यह जो शिक्षण है वह एक प्रक्रिया है, माध्यम है, जिससे बच्चों को पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, और बच्चे भाषा का प्रयोग करना सीख जाता है। भाषा शिक्षण के 4 कौशल होते हैं। कौशल मीन्स होता है कुशलता। जब हम भाषा सीखते हैं तो उसमें यदि कुशलता, निपुणता कोई भी प्रदान करता है तो ये 4 कौशल उसमें निपुणता प्रदान करता है। उसमें पहला है सुनना, दूसरा है बोलना, तीसरा है पढ़ना, चौथा है लिखना। तो सबसे पहले हम जो कहानी या जो बात होती है उसे अच्छे तरह से हम सुने, और सुनने से भी हम अपने अंदर ज्ञान ला सकते हैं। इसके बाद बोलना, हम धीरे धीरे अभ्यास करते हैं, क्योंकि शुरू से ही हम अच्छे से बोल नहीं पा रहे थे। बाद में जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो बोलना सीखे। इसके बाद पढ़ना। कोई बच्चा शुरू में किसी शब्द को पढ़ना नहीं जानता है, लेकिन बार बार अभ्यास करने से वो पढ़ना सीख लेता है। उसके बाद होता है लिखना, और धीरे धीरे बच्चों उस वर्ण को, शब्द को लिखता है। तो जब भी हम भाषा शिक्षण क्लास में बच्चों को भाषा सिखाएंगे तो उसको सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन चारों कौशल पे जोड़ देंगे। क्योंकि भाषा शिक्षण में यदि किसी की भूमिका सबसे ज्यादा है तो ये 4 कौशल की है। पहला है श्रवण कौशल। श्रवण कौशल की यहाँ पर कुछ विशेषता है। इसमें क्या क्या होता है, तो वक्ता के मुख से उच्चारित ध्वनियों को ध्यान पूर्वक सुनना। वक्ता जो कुछ गा रहे हैं, जिस किसी विषय के बारे में बता रहे हैं, उस विषय को, उससे जो आवाज आ रही है, ध्वनि मीन्स आवाज, उस ध्वनियों को, उस शब्दों को अच्छे तरह से सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना। उसके बाद वक्ता का विषय रुचिकर हो तो श्रवण का विकास होता है। वक्ता यदि उसका टॉपिक, विषय अच्छा है, रुचिकर है, सुनने योग्य है, तो श्रवण कौशल का विकास होता है। यदि वक्ता कुछ कह रहा है और उसमें रस, अलंकार इत्यादि का अभाव है तो श्रोता उस विषय को नहीं सुन पाता है, क्योंकि श्रवण का विकास उसमें नहीं होता है। इसके बाद अभिनय गीत। श्रवण कौशल में और क्या है, तो अभिनय गीत, गीत इत्यादि जो होता है उसको अच्छे से सुनना। आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि सुनने से श्रवण कौशल का विकास होता है। तो गीत इत्यादि, आकाशवाणी, टेलीविजन पर जो कोई कार्यक्रम होता है, दूरदर्शन
टेलीविजन पर जो कुछ सुनने के लिए आता है उससे क्या होता है, तो श्रवण कौशल का विकास होता है। वक्ता की बात को सुनते समय ध्यान वक्ता के वक्तव्य पर ही होना। जब कोई वक्ता कुछ कह रहे हैं तो श्रोता को चाहिए जो वक्ता क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान देना। इससे श्रवण कौशल का विकास होता है। इसके बाद जो दूसरा कौशल है वो है भाषण कौशल। भाषण कौशल में कैसा होता है, तो अपने आशय को प्रकट करने के लिए शब्दों का संगठित प्रयोग किया जाना ही भाषण कौशल है। भाषण कौशल में क्या होता है, जब कोई भाषण देते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, तो वो अपनी बातों को अच्छे से प्रकट कर रहे हैं कि नहीं, इस पे ध्यान दिया जाता है, बल दिया जाता है। वह जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वह शब्द समुचित है कि नहीं, उसका अर्थ सही है कि नहीं, इससे भाषण कौशल का विकास होता है। जैसे कोई कह रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं सब जा रहा है, यहाँ पर जो है तो सब जा रहा है, सबका यहाँ पर दो अर्थ हो सकता है, होता है। एक दंत स और ब, यदि कहेंगे तो सब जा रहा है, जितने लोग हैं सब जा रहे हैं। लेकिन वहीं यदि सब जा रहे हैं तो वहां पर एक तारत स और व, जो सब होता है उसका अर्थ होता है मुर्दा। दोनों यदि वक्ता वहां पे शब्द का जो उच्चारण है उसका प्रयोग ठीक से नहीं करते हैं तो उसका अर्थ सही नहीं आ रहा है, आएगा। इसलिए वक्ता को चाहिए जो जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, उसका उच्चारण सही होनी चाहिए, समुचित शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए दोनों शब्द में अंतर है, शब्द और शब्द। इसके बाद शब्दों का उच्चारण करना मात्र भाषण कौशल नहीं है, बल्कि उनका शुद्ध उच्चारण करना ही भाषण कौशल है। अब शब्दों का उच्चारण यदि आप करते हैं और कहते हैं जो हमारा भाषण कौशल सही है, तो यह एक सही प्रक्रिया नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, तो शब्द के साथ साथ जो हमारा वाक्य है वह भी शुद्ध होना चाहिए और उसका उच्चारण सही होना चाहिए। शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण, भाव व्यक्ति ठीक प्रकार से उच्चारण करना, शब्द भंडार में वृद्धि, रुचिकर पूर्ण प्रस्तुति। इसके बाद भाषण कौशल की कुछ और विशेषता है, जैसा कि शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण, भाव व्यक्ति जो कह रहे हैं वक्ता उसका भाव सही से आ रहा है कि नहीं। इसके बाद ठीक प्रकार से उच्चारण करना और उसका जो हम कुछ कह रहे हैं उसका उच्चारण सही हो। शब्द भंडार में वृद्धि, और क्योंकि एक शब्द को जब हम बार बार प्रयोग करते हैं तो वो सही नहीं होता है। भाषण कौशल के लिए हम शब्द में अलग अलग शब्द का प्रयोग करें वाक्यों में। रुचिकर पूर्ण प्रस्तुति, और जो कुछ कह रहे हैं, जो जिस विषय को बता रहे हैं वह जो प्रस्तुति होनी चाहिए रुचिकर होनी चाहिए, श्रोता को सुनने में अच्छा लगनी चाहिए। इसके बाद है तीसरा पठन कौशल। हम किसी कहानी को, किसी विषय को किस तरह से पढ़ते हैं। पठन से तात्पर्य है कि लिखित सामग्री को सही लय, गति, प्रवाह, विराम एवं उच्चारण के साथ पढ़ना। जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, तो जो लिखित सामग्री है, जैसे कि हमारे सामने में पुस्तक है, क्योंकि वो एक लिखित सामग्री होता है जिसमें सारे विषयों का संगठित होता है, लिखा हुआ होता है, तो उसका लय, वो जो स्वर होना चाहिए वो एकदम न धीमी होना चाहिए न तेज प्रवाह होना चाहिए, उसका लय सही होना चाहिए, गति सही होनी चाहिए, कहाँ विराम है, कहाँ कॉमा है, ये भी देखना चाहिए, और इसके साथ साथ उच्चारण करना। जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसका पढ़ने का जो नियम है पठन कौशल में आता है, वह है
जो सबसे पहले हम अपना उच्चारण सही करें, उसको उसकी जो गति है वह न तो ज्यादा धीमी हो न तो ज्यादा तेज हो। इसके बाद कहाँ कहाँ विराम चिन्ह है ये सब देख करके उच्चारण करके पढ़ना। लिखित रूप में विद्यमान अंश को पढ़कर उसके भाव को ग्रहण करना पठन कौशल कहलाता है। और इसके बाद इस कौशल में क्या होता है, यदि हमारे सामने पुस्तक है, यदि हम क्लासरूम गए और हम बुक लिए, तो ये नहीं है तो सिर्फ हम पढ़कर बच्चों को सुना देंगे। श्रवण पठन कौशल से यह भी तात्पर्य है जो लिखित सामग्री है जिसे हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ उसका भाव हम ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं। ये नहीं पढ़ लिए राम जाता है लेकिन इसका अर्थ नहीं समझे, लेकिन हमें पढ़ने के साथ साथ इसका अर्थ भी समझना है, उसका जो भाव है वो भी हमें ग्रहण करना है। यदि हम पढ़ने के साथ साथ उसका भाव ग्रहण करते हैं तो उसको पठन कौशल कहा जाता है। विषय वस्तु को सुनने में जो अशुद्धियां रह जाती है उसका पठन से निवारण हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, तो जब हम कहीं सुनते हैं तो सुनने में अशुद्धि आ जाती है, सही शब्द कुछ रहता है और हम सुन लेते हैं कुछ और, लेकिन जब उसी को हम पढ़ते हैं तो उसका निवारण, जो अशुद्धियां जो जिसको मैंने पहले सुना था उसका निवारण हो जाता है। इसीलिए सारे पठन कौशल से सारे अशुद्धियां का निवारण होती है। इसके बाद लेखन कौशल, चौथा जो होता है वो होता है लेखन कौशल। लेखन भाषा को मूर्त रूप प्रदान करता है। इससे पहले हम लोग जो बोलते हैं वो तो क्षणभंगुर होता है, क्षण में नष्ट हो जाता है, लेकिन लेखन कौशल ऐसा है जो वो भाषा को अस्थायी बनाता है। मूर्त रूप होता है अस्थायी बनाना। आप किसी को कुछ कहे लेकिन वो तुरंत नष्ट हो जाता है, लेकिन यदि आप उसी को लिख लेते हैं, लिखित रूप में देते हैं, तो वो भाषा को अमूर्त रूप में अस्थायी रूप प्रदान करता है। यह भाषा शिक्षण कौशल है, ऐसा कौशल जिनका प्रयोग अपने विचारों, भावों आदि की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। ये जो चौथा लेखन कौशल है, इसमें क्या होता है, तो हम अपने विचार, हम अपने भाव आदि को जो अभिव्यक्ति करते हैं, दूसरे सामने रखते हैं हम अपने भावना को, उसमें यह मदद करता है। ध्वनि कहते हैं तो जो ध्वनि, जो आवाज हमारे सामने विद्यमान है, यदि उस आवाज को हम लिख लेते हैं तो उसी को लेखन कौशल कहते हैं, लेख कहते हैं। भाषा को, स्वरूप को अस्थायित्व किया जाता है और लेखन कौशल से भाषा को अस्थायी रूप प्रदान किया जाता है। इसके बाद भाषा शिक्षण की विधियां, जो हम भाषा शिक्षण और कैसे सीखें, तो सबसे पहले विधि है व्याकरण विधि। जब हम भाषा सीखते हैं तो व्याकरण विधि से सीखते हैं। व्याकरण विधि क्या होता है, तो जैसे इसका लिंग क्या होगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक। जैसे राम जाता है तो राम के साथ जब हम क्रिया का प्रयोग करेंगे वो पुल्लिंग में करेंगे या स्त्रीलिंग में करेंगे, तो इस विधि से हम भाषा सीखते हैं। जो राम पुल्लिंग है इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग होगा। तो इसके बाद व्याकरण विधि में और आता है संधि विच्छेद। इसके बाद आता है समास विधि। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि समासित शब्द होते हैं, जैसे फूल का उद्यान। हम कहते हैं फूल के उद्यान में बहुत सारे लोग हैं, और यहाँ पर यदि हम समास पढ़े हैं, समास का ज्ञान है, तो हम वहां पर पुष्प के उद्यान के जगह पर एक शब्द का प्रयोग करेंगे, पुष्पोद्यान। तो हम इस तरह से व्याकरण विधि से भाषा शिक्षण करते हैं। इसके बाद आता है संधि। इसमें क्या होता है, तो संधि से हम भाषा शिक्षण करते हैं। जैसे राम का ईश्वर, यदि हमें कहना है
राम का ईश्वर शंकर है। तो यहाँ पर यदि हमें संधि का ज्ञान है तो वहां पर हम राम का ईश्वर का जो विभक्ति लगी हुई है उसको हटाकर हम प्रयोग करेंगे रामेश्वर। तो इस तरह से हम भाषा सीखते हैं व्याकरण विधि से। इसके बाद होता है व्याकरण अनुवाद विधि। जब हम कोई भाषा सीखते हैं, जैसे कि हम लोग हिंदी जानते थे लेकिन जब हम लोग अंग्रेजी सीखे तो वो व्याकरण अनुवाद विधि से सीखे। व्याकरण अनुवाद विधि में क्या होता है, तो पहला जो वाक्य होगा वो हिंदी में होगा और उस वाक्य को हम देख करके पढ़ करके उसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, बनाएंगे। तो व्याकरण अनुवाद विधि, यदि हम कोई दूसरी भाषा सीखते हैं तो उसमें यह जो व्याकरण अनुवाद विधि है यह बहुत मदद करता है। जैसे राम पढ़ता है या राम हंसता है। यदि हम जाएंगे अंग्रेजी सीखना है तो राम का क्या होता है, तो राम, इसके बाद जाता है या पढ़ता है तो रीड्स। तो पहले हम इसमें क्या करते हैं, तो जिस भाषा को हम जानते हैं उस भाषा को पहला वाक्य में प्रयोग करते हैं और उस भाषा के अनुसार हम दूसरी भाषा सीखते हैं। इसके बाद होता है प्रत्यक्ष विधि। भाषा शिक्षण की जो विधियां हैं उसमें तीसरी विधियां हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या होता है, तो जैसे हम लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं और बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो यहाँ पर जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं या क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वहां पर हम देखेंगे जो हम क्या कह रहे हैं। तो वहां पर जैसे जैसे जो हम नहीं जानेंगे, जो नहीं जानते हैं उसको हम सीखेंगे। इसके बाद अनुकरण विधि। अनुकरण विधि होता है एक दूसरे से सीखना। जैसे राम को लिखना नहीं आता है तो राम क्या करता है, एक बुक खोलता है और उसे देख करके अपने कॉपी पे लिखता है। तो उस तरह से अनुकरण वह राम कर रहा है, तो वही हम देखेंगे तो हम भी अनुकरण करेंगे, पुस्तक खोल करके लिखना सीखेंगे। इसके बाद होता है अक्षर बोध विधि। अक्षर बोध विधि में क्या होता है, तो अक्षर का ज्ञान। इसमें हम अक्षर का ज्ञान करते हैं, जैसे कहाँ पर बड़े ई का प्रयोग होगा, कहाँ पर छोटे ई का प्रयोग होगा, कहाँ पर छोटा न का प्रयोग होगा, कहाँ पर न का प्रयोग होगा। तो हम अक्षर बोध, अक्षर को जान करके समझ करके इसका हम प्रयोग करते हैं और सीखते हैं। इसके बाद जो विधि है वह है ध्वन्यात्मक विधि। ध्वन्यात्मक विधि क्या होती है, तो ध्वनि मीन्स आवाज से। हम कुछ भाषा शिक्षण में ध्वन्यात्मक विधि से सीखते हैं। जैसे कि दो नौ होता है तो हम लोग वैसे जब बातचीत करते हैं तो दोनों नौ को एक ही तरह से बोलते हैं, नौ बोलते हैं। लेकिन यदि कोई हमसे बात कर रहा है, कह रहा है और दोनों नौ का अलग अलग उच्चारण कर रहा है तो हम वहां पर उसे ध्वन्यात्मक विधि से सीखेंगे। जैसे हम कह रहे हैं नमः शिवाय या नमः सर्वेभ्यो, तो यहाँ पर छोटा न का प्रयोग हुआ है। अब जैसे कह रहा है कोई गणेश, तो वहां पर क्या कर रहा है वो, तो बड़ा न का उच्चारण कर रहा है। तो इससे हम ध्वनि मीन्स आवाज से सीखेंगे, जो इसमें दोनों न का प्रयोग अलग अलग करके किया है। तो हम आगे से दोनों न का प्रयोग अलग अलग करेंगे। इसके बाद होता है समवाय विधि। भाषा शिक्षण की जो अंतिम विधि है वो होता है समवाय विधि। इस विधि में क्या होता है, तो हमारे सामने वाले किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उस तरह की भाषा यदि हम नहीं प्रयोग कर रहे हैं तो हम उनसे बोलना सीखेंगे। इस विधि में ये सब होता है। भाषा शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं। इस तरह से हम लोग भाषा सीखेंगे और भाषा सीखने के बाद
जो उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं कुछ, वो है भाषा सदैव अर्जित होती है। यह नहीं है जो हम सिर्फ अपने क्लास में ही भाषा सीखेंगे। भाषा चाहे हम घर पर हो, विद्यालय में हो, खेल रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, सारे जगह हम भाषा सीखते रहते हैं। यह व्यवहार का साधन है और भाषा जो है वो व्यवहार का एक साधन है। हम जो कुछ अपने व्यवहार में लाते हैं, करते हैं, उसका एक साधन है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। यदि भाषा नहीं रहेगी तो हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे, किसी के सामने नहीं बतला पाएंगे। तो यह जो है अभिव्यक्ति, हम अपनी भावनाओं को जब अभिव्यक्ति करते हैं तो उसमें हम भाषा का प्रयोग करते हैं और वही माध्यम होता है भाषा, जो हमारे अभिव्यक्ति का एक माध्यम होता है। ओम द्यौः शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवा